हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नारायण सारस्वत। और आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसका एक इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज कूलॉम्स लॉ। जो लॉज होते हैं वो हजारों एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं, तो हजारों एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन होते हैं और कंक्लूजन से हमें वो लॉ मिलता है। इसलिए लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है ना। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। ये लॉज कैसे बनाई जाती है? हजारों एक्सपेरिमेंट किए, उनके ऑब्जर्वेशंस किए और ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट से लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कूलॉम्स लॉ में देखो किस टाइप से एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसमें हम जो मेनली एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं प्लस का Q1 चार्ज रखा हुआ है और इसके पास में एक एनोदर चार्ज कितना है Q2, ठीक है ना। एक Q1 चार्ज रखा हुआ था, इसके पास एक अदर चार्ज रख दिया कितना Q2। जैसे इस Q2 चार्ज को रखा और दोनों चार्जेस को हमने यहां से छोड़ दिया, तो हमने देखा ये Q1 इस डायरेक्शन में दौड़ने लगा और Q2 इस डायरेक्शन में दौड़ने लगा। तो सोचा गया कि ये चार्ज जब दो पास पास रखे हुए थे, स्टेशनरी थे, और जैसे इनको रिलीज किया तो रिलीज करने पर दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे। तो कोई भी अगर बॉडी है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है और वह रेस्ट से मोशन में आ जाए, मीन्स उस बॉडी पर फोर्स लगा है। इट मीन्स अगर Q1 Q2 पास में रखे हुए हैं तो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। इससे में यह समझ में आता है कि दोनों पर फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स F और ये फोर्स कितना F। तो यहां से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला कि जब दो चार्जेस टू चार्जेस आर प्लेस्ड नियर अबाउट इट देन दे फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाई वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, ठीक है। फिर क्या किया, यहां पर माइनस का Q चार्ज लिया, माइनस का Q1 चार्ज, और इसके पास भी हमने क्या किया, एक माइनस का Q2 चार्ज ले लिया, ठीक है ना। एक बार हमने क्या किया, वो दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, एक बार क्या किया, दोनों नेगेटिव चार्ज ले लिए। जब नेगेटिव चार्ज लिए तो भी ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में दौड़ा और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में दौड़ा, ठीक है ना। कुछ और ऑब्जर्वेशन किए गए, वो ऑब्जर्वेशन क्या थे देखते हैं। देखो यहां पर मान लेते हैं कि और चार्जेस हैं, ये मान लेते कितना प्लस Q1 और ये कितना है माइनस Q2। एक बार हमने पहले चार्ज को पॉजिटिव लिया और दूसरे चार्ज को नेगेटिव लिया और इनको रिलीज किया। तो रिलीज करने पर जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो नेगेटिव की डायरेक्शन में दौड़ने लगा और जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में दौड़ने लगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फिर क्या किया, पहले वाले चार्ज को क्या ले लिया, नेगेटिव माइनस के Q1 और सेकंड चार्ज क्या है प्लस के Q2, ठीक है। ऐसी सिचुएशन देखी तो इस सिचुएशन में भी Q1 चार्ज क्या Q2 की डायरेक्शन में दौड़ने लगा और Q2 वाला चार्ज है वो क्या Q1 की डायरेक्शन में दौड़ने लगा। और इन ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, इफ टू चार्जेस हैव सेम नेचर, दो चार्जेस के नेचर क्या है सेम है, तो सेम नेचर के चार्जेस हैं तो उनमें क्या लगा रिपल्सन लग रहा है। ये भी नेगेटिव नेगेटिव सेम नेचर है तो इनमें क्या लग रहा है रिपल्सन लग रहा है। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है नेगेटिव चार्ज, मींस अपोजिट नेचर के अगर चार्जेस हैं तो उन अपोजिट नेचर के चार्जेस में क्या लगता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two same nature of charges is repulsive, ठीक है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू सेम नेचर ऑफ चार्जेस इज रिपल्सिव। जब दो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है रिपल्सिव होता है। एंड फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस
अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस इज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं, तो उन अपोजिट नेचर के चार्जेस में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं उनमें कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। चलिए, तो हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स लॉ में हमें एक चीज पता चली कि अगर दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, दे आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ ने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लॉ है वो समझते हैं हम। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन फोर्स मींस अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मींस अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional, is directly proportional to multiple of magnitude of both charges, both the charges and inversely proportional to distance square of distance between them, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। तो ये जो लॉ था ये क्या है, कूलॉम्स लॉ ने दिया। ये कूलॉम ने लॉ दिया था, इसलिए लॉ का नाम क्या है, कूलॉम्स लॉ। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मींस अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, ठीक है ना, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। दोनों चार्जेस उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेट अस कंसीडर टू चार्जेस विच इज Q1 and Q2. Let two charges Q1 and Q2 are separated with a distance small r. Then force of interaction between Q1 and Q2, that is F, is directly proportional to magnitude of Q1 into Q2. ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है। ठीक है, यहां से हम लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, या वो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है ना, तो ये लॉ हम किसने दिया था, कूलॉम ने। ठीक है, चलिए, तो हमने अब तक क्या पढ़ रखा है, मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज कितना है Q1 and another charge is Q2 are separated with a distance small r. Then interaction force between Q1 and Q2 F is directly proportional to magnitude of Q1 into magnitude of Q2. ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, that is force is inversely proportional to square of distance between two charges. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो लॉज पढ़ लिए और इनको कंबाइनली हम किस तरह से लिख सकते हैं, F is directly proportional to magnitude of Q1 into magnitude of Q2 upon R square. ठीक है, चलिए, तो अब हम इनको कंबाइनली लिख लिया। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हमें हटाना है और हमें यहाँ पे इक्वल लेके आना है तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा।
कांस्टेंट हमने यहां पे लिया कितना, के, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जो के है, जो हमने क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है के, इसका नेम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है। दोनों चार्जेस के बीच में वाटर है, दोनों चार्ज के बीच में एयर है, दोनों चार्जेस के बीच में ऑयल है, या कोई और सब्सटेंस दोनों चार्जेस के बीच में रखा हुआ, तो उस मीडियम पे डिपेंड करता है। साथ के साथ सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट मीन सीजीएस सिस्टम में हम ले रहे हैं, या एसआई सिस्टम में ले रहे हैं, या फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में ले रहे हैं, तो सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, अगर एयर है या वैक्यूम है, उसके लिए जो के की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू होती है। अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कौन सी यूनिट, कौन सा सिस्टम लग रहा है आपको, दैट इज एसआई सिस्टम। तो यहां पे लिखेंगे क्या, एसआई सिस्टम। के की वैल्यू एसआई सिस्टम में एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर के की वैल्यू हम सीजीएस सिस्टम लेंगे, तो वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम इज 1, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, दैट इज यूनिट। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। देखो के को हम और क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर एप्सिलॉन नॉट, देखो ये इस तरह से ई बनाकर नीचे जो जीरो लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, ये फ्री स्पेस की क्या एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू इसकी होती है एसआई सिस्टम में। ठीक है, यहां से अगर फॉर्मूले से देखेंगे के और एप्सिलॉन क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनकी यूनिट्स भी अपोजिट हो जाएंगी। के की यूनिट कितनी दे रखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, किसकी यूनिट हो जाएंगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां से हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला फाइंड कर लिया, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट है
इसकी डायमेंशंस के बारे में। एप्सिलॉन नॉट का मैग्नीट्यूड कितना था? एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट के जो डायमेंशंस निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। यहां से मैं फॉर्मूला दिया है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला में गिवन है। यहाँ पर मॉड Q1 मॉड Q2 या Q1 Q2 ले लिया, Q1 Q2 क्या है? इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड है। अब यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई टाइम्स Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। एफ का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से हम डायमेंशन देखें तो देखो हमें पता है, जो हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, करेंट इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, और यहां से Q हो जाएगा कितना? आई टी। डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करेंट इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। तो करेंट की डायमेंशन क्या है? A, टाइम की डायमेंशन क्या है? T। तो Q की डायमेंशन कितनी होती है? 80 एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, क्या फिक्स वैल्यू है, दैट इज डायमेंशन लेस। यहां से Q1 Q2 की डायमेंशन क्या है? 80 मल्टीप्लाई बाई 80, और नीचे कितना दिया है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन कितनी? एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाई आर की डायमेंशन एल स्क्वायर। आर की डायमेंशन एल, आर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम की पावर -1। एम ऊपर चला जाएगा तो एम की पावर -1। ठीक है, एल 1 और एल की पावर 2, एल की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एल की पावर -3। टी की पावर 1/2 और ये -2 पर जाके टी की पावर 4 हो जाएगा, टी की पावर 4 एंड ए की पावर 2, दैट इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें पता है k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अगर हमने निकाल ली तो उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या k की डायमेंशन हो जाएंगी। तो यहां पे अगर निकालें डायमेंशन ऑफ k, तो k की डायमेंशन देखो कैसे निकल जाएंगी। अगर ये जो डायमेंशन है इसका अपोजिट कर दें, m की पावर -1 है तो ये हो जाएगा कितना? m की पावर 1। l की पावर -3 है, ये हो जाएगा l की पावर 3। t की पावर 4 है, t की पावर -4, a की पावर 2 है तो a की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन हो जाएंगी? k। k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कूलम्स लॉ में जो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया फोर्स का, उसके बारे में कुछ चर्चा की, और एप्सिलॉन नॉट और के की हमने डायमेंशंस फाइंड कर ली। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। ठीक है ना, हम कूलम्स लॉ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, और ये हम जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कहां से हम निकालेंगे? ऑब्जर्वेशन से। तो देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस Q1 एंड another चार्ज इज प्लस Q2। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे अगर दोनों के नेचर सेम है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या? रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से F ये लग गया और F Q2 पर फोर्स इधर लगेगा। ठीक है ना, अब मैं इनके फोर्सेस के नेम दे देता हूं, दैट इज फोर्स F12 और दैट फोर्स इज F21। F12 मीन्स F12 force is force on charge plus Q1 due to charge plus Q2. F12 means force on charge Q1 due to charge Q2, and F21 is equal to force on charge Q2 due to charge
Q1, ठीक है ना। तो F21 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। अब देखिए ये मैंने फोर्सेस के नेम ले लिए, यहां पर मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। तो टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस स्मॉल r। दैट फोर्स इज F12 और दिस फोर्स इज F21, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं Q1 इक्वल टू 2 कूलम एंड Q2 इक्वल टू 4 कूलम। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। Q1 कितना है 2 कूलम है, Q2 कितना 4 कूलम है। अगर मैं यहां से F12 का मैग्नीट्यूड निकालूं, F12 का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा K, Q1 दैट इज 2, Q2 इज 4 अपॉन R स्क्वायर। और ऐसे यहां से F21 का मैग्नीट्यूड निकालूं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहां पर हम क्या करेंगे K, ये चार्ज कितना है 4, दूसरा चार्ज कितना है 2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से देखो ये 2 इंटू 4, ये 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8K अपॉन R स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा 8K अपॉन R स्क्वायर। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F21। तो जितना फोर्स Q2 Q1 पर लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या Q1 Q2 पर लगाएगा। जितना फोर्स Q2 Q1 पर लगा रहा है उतना ही फोर्स Q1 किस पर लगा रहा है Q2 पर लगा रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहां पर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन देखते हैं, क्या डायरेक्शन अपोजिट है, कुछ याद आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम और एंड डायरेक्शन अपोजिट, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो देखो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जो फोर्स का जो रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है और डायरेक्शन उसकी कैसी होती है अपोजिट होती है। और एक्शन और जो रिएक्शन पेयर्स होते हैं वो टू डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। क्या यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, F12 और F21 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों ही क्या टू डिफरेंट चार्जेस पर लग रहे हैं या टू डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is an action reaction pair, action reaction pair, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यहां से हमने फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। अच्छा अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर ये तो आपने पॉजिटिव पॉजिटिव में लिया इस वजह से ये डायरेक्शन है, तो यहां पर हम मान लेते क्या, एक चार्ज कितना प्लस का Q1 और एक चार्ज कितना है माइनस का Q2, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। तो सर इसमें एक्शन रिएक्शन कैसे होंगे, तो देखो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q2, और यहां पे हो जाएगा कितना F21 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब इसमें देखो F12 इस डायरेक्शन में, F21 इस डायरेक्शन में, क्या बोथ डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, और इस कंडीशन में F12 और F21 की डायरेक्शन अपोजिट है। तो चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, ठीक है ना, फोर्स जो Q1 की F12 और F21 की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी और मैग्नीट्यूड इक्वल्स होंगे। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब चलिए मान लेते मैंने किसी स्टूडेंट को बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। उस बच्चे ने समझ लिया ठीक है सर एक्शन रिएक्शन पेयर है मींस फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगी और टू डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होंगे, ठीक है। उसने क्या किया, एक यहां पर मैंने चार्ज दिया कितना Q1 और यहां पे कितना चार्ज है Q2, तो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। उसने क्या किया
Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया F12 और Q2 पर इधर फोर्स लगा दिया कितना F21। ठीक है, ये Q1 पर फोर्स लगा दिया, ये Q2 पर फोर्स लगा दिया। अब मैंने बोला ये तो गलत है, बोले सर गलत क्यों है? देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और टू डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा भी बच्चा इंटरप्रिटेट कर सकता है, लेकिन हमें सबको पता है ये इंटरप्रिटेशन क्या है, गलत है। इस तरह की जब करेंगे तो ये क्या गलत है। तो इस जब हमने बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, तो उसके साथ हम एक पॉइंट और भी ऐड करेंगे, वो पॉइंट क्या है वो समझते हैं। तो यहां पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is along the line joining two charges। ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज कितना है, प्लस का Q1 है, और ये चार्ज कितना है, प्लस का Q2 है, तो रिपल्सन होगा। तो इस डायरेक्शन में F12, इस डायरेक्शन में क्या होगा F21। तो F12 की डायरेक्शन किधर है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इस दोनों चार्जेस को की लाइन को जो ज्वाइन कर रहे हैं उसके अलोंग है। अब रिपल्सन है तो दोनों की फार अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाएगा। और अगर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन कब होगा, ये मान लेते प्लस का Q1 है और ये मान लेते कितना माइनस का Q1 चार्ज है। तो इसमें क्या प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये हो जाए कितना F12 और ये हो जाए कितना F21। तो यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो क्या है फोर्स की डायरेक्शन है, दैट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो देखिए अभी हमने जो दो पॉइंट पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं, इस तरह के फोर्सेज को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। क्या बोलते हैं इनको, सेंट्रल फोर्सेज। तो यहां पर थर्ड पॉइंट होगा क्या, फ्रॉम above two points, from above 2 points electrostatic force is a central force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है ना। तो जो अब जो 2 पॉइंट्स पढ़े थे हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्सेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो यहां पर हम एक सिचुएशन देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज कितना है, माइनस का Q1। मान लेते हैं इस पॉइंट पर कितना माइनस का Q1 चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर एक चार्ज कितना है, प्लस का Q1। ठीक है ना, R डिस्टेंस पर माइनस का Q1 प्लस का Q1 चार्ज है। अब ये Q1 इस Q2 को, ये Q2 है, ये माइनस का Q1 इस Q2 को क्या अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो देखिए यहां पर माइनस का Q1 इस प्लस Q2 पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और प्लस का Q2 इस माइनस Q1 पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन था, दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। यहां पर Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, और यहां पर फोर्स लगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है ना, ये Q1 पर फोर्स है, ये किस पर फोर्स है, Q2 पर। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा और फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस दी हुई। ठीक, अब क्या हुआ, इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज की एंट्री हो गई।
मान लेते हैं यहां पर एक थर्ड चार्ज और आ गया, कितना, प्लस का Q3। अब ये प्लस का Q3 चार्ज आ गया, तो प्लस का Q3 इस Q1 को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है ना। हम केवल किसकी बात करें, Q1 पर नेट फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो Q1 पर माइनस, ये माइनस Q1 और ये कितना, प्लस का Q3 है, तो प्लस के Q3 ने इस माइनस के Q1 को क्या किया, अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस होगी, तो इस डायरेक्शन में इसमें इसमें क्या हुआ, अट्रैक्शन। इस फोर्स का हमने नाम दे दिया कितना, F13। F13, ठीक है ना। अब हमारा जो पॉइंट क्या है, वो ये पॉइंट है कि ये F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और F13 क्या है, फोर्स ऑन माइनस Q1 चार्ज ड्यू टू प्लस Q3। तो ये F12 की जो वैल्यू है वह इस Q3 पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना। अगर Q3 नहीं था, अगर यहां पर Q3 नहीं था, उस टाइम पर मान लेते हैं Q2 इस माइनस Q1 पर F12 फोर्स लगा रहा था, तो Q3 के आने पर भी, Q3 के आने पर भी ये प्लस का Q2 इस माइनस Q1 पर F12 ही फोर्स लगाएगा, इसके फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, F12 डज नॉट डिपेंड on the presence or absence of प्लस Q3। ठीक है ना। यहां पे क्या है, F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ Q3। इट मींस अगर दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो किसी थर्ड चार्ज के प्रेजेंट या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें F1 फोर्स ऑन वन, तो इस Q1 पर नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। ठीक है ना। F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। तो ये F1 है, यह डिपेंड करेगा प्रेजेंस और एब्सेंस पर Q3 के। तो जो F12 है वह Q3 के प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन F1 है, इस Q1 पर नेट फोर्स है, वह इस थर्ड चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो समझने वाली बात है वो क्या बात है कि Q1 पर Q2 द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वह इस Q3 पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन Q1 पर जो नेट फोर्स है वह Q3 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। The electrostatic force between two charges does not depends on presence or absence of third charge। ठीक है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये मैंने मान लिया चार्ज कितना Q1 और ये दूसरा चार्ज कितना है Q2। ठीक है ना। मान ले दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या रिपल्सन फोर्स लगेगा, दैट इज F12 और दैट इज F21।
ठीक है, ये फोर्स लग रहे हैं। अब जो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं तो क्या Q1 Q2 के कांटेक्ट में? नहीं, कांटेक्ट में नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से Q2 इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी Q2 पर ये फोर्स लगा रहा है। इस चीज को हम आगे जाके क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से पढ़ते हैं। तो Q1 इस पॉइंट पर कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से Q2 पर फोर्स लग रहा है, बट Q1 एंड Q2 एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। तो Q1 Q2 एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पे अगला पॉइंट लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हुआ। चलिए तो आगे हम बात करते हैं पॉइंट 6 की। ठीक है, पॉइंट 6 में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।